है बडीज, आप सभी का स्वागत है ज्ञानी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राष्ट्रीय आंदोलन आप सभी को पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो या यूपी SSS जो पीईटी का एग्जाम अब हो रहा है, वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पूरा टॉपिक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके पहले एक छोटा सा आपसे विनम्र निवेदन और जानकारी है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अब आप सभी को सभी विषयों की बिल्कुल निःशुल्क और रेगुलर क्लास मिलेगी और आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी देने की कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल पसंद आता है तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम शुरू कर रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 1905 से 1909 के समय भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर एक बात हमें समझनी हो, जैसे दास्ता यानी जो गुलामी है, तो दास्ता से मुक्ति पाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप उदारवादी बन जाइए और उदारवादी बन करके जिस व्यक्ति ने आपको गुलाम बना के रखा हुआ है उससे आप विनती करिए कि कृपया हमें आप अपनी दास्ता से मुक्ति दे दीजिए। आप उससे विनती कर सकते हैं, आप उससे याचना कर सकते हैं, आप उससे भीख मांग सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका है चरम पंथ का। कैसा तरीका है दोस्तों? तो दूसरा तरीका है चरम पंथ का। मतलब आपको किसी व्यक्ति से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी व्यक्ति ने गुलाम बनाया है तो आप उससे संघर्ष करके अपने आप को उस दास्ता से, उस गुलामी से मुक्ति दिलाना है। उस तरीके को कहते हैं चरम पंथ का तरीका, या इसी को कहा जाता है उग्र राष्ट्रवाद का तरीका। उग्र राष्ट्रवाद का तरीका। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके ऊपर कोई गलत तरीके से शासन कर रहा है, तो आपको मुक्ति पाने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का तरीका अपनाना चाहिए। अब समझिएगा बात को। भारत में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो एक जो कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आपको पता है दोस्तों कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। और ए.ओ. ह्यूम ने इसका स्थापना तो कर दिया था, लेकिन आगे चल करके इसमें बहुत सारे उदारवादी नेता आ चुके थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती थी? तो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी और प्रतिनिधित्व करने के बाद अंग्रेजों के सामने अपनी समस्या बताती थी और कहती थी कि कृपया हमें आजाद कर दीजिए, हमें स्वराज दे दीजिए। लेकिन स्वराज की प्राप्ति करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के सामने विनती करती थी, याचना करती थी। एक तरीके से मैं कहूं तो बस विनम्र निवेदन करती थी। तो इसके विनम्र निवेदन करते करते भारतीयों को कुछ मिल तो रहा नहीं था। भारतीय लोग ऊब चुके थे, भारतीय परेशान हो चुके थे। तो जब भारतीय परेशान हो चुके थे तो उन्हीं उदारवादी नेताओं में से कुछ नेताओं ने ये मन बनाया कि अब लगता है उदारवाद के तरीके से आजादी तो नहीं मिल पाएगी, स्वराज तो नहीं मिल पाएगा। अब हमें इस स्वराज को अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी जो कुछ नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता जैसे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, लाला लाजपत राय थे,
लाला लाजपत राय जी थे, और आप जानते हैं बिपिन चंद्र पाल जी को, बिपिन चंद्र पाल। ये लोग उग्र राष्ट्रवादी नेता कहे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उदारवाद की नीति को, उदारवाद को छोड़ करके और उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया। और इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि बहुत हो गया अंग्रेजों के सामने दास्ता का याचना करना, विनय पत्रिका देना कि भाई हमारा ये पत्र ले लीजिए, हमारा एक ज्ञापन ले लीजिए, हमारी ये समस्या है और हमको आजाद कर दीजिए। इन लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया और भारतीयों के मन में यह विश्वास जगाया कि अंग्रेजों से आजादी लड़कर मिलेगी, याचना करके नहीं। इन लोगों ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। आप समझिएगा, तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था और ये उग्र राष्ट्रवादी नेता भारतीयों को धीरे धीरे प्रेरित करने लगे थे, और भारतीयों को भी यह विश्वास हो ही गया था कि अब तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, भारत से बाहर निकाल देना है। मैं बताऊं, जब उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीयों को का मनोबल बढ़ा दिया, तो ये काम उस समय हो रहा था बंगाल में। बंगाल में दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रवादियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। बंगाल के जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का प्रचार हो रहा था, राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो रहा था। तो अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना जो बंगाल आज क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक गढ़ बन गया है, क्यों ना इसी बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। और यदि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो बंगाल जब दो टुकड़ों में बट जाएगा तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाएंगी। बंगाल के लोग अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे, बंगाल के राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल गिर जाएगा, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। और यही सोच विचार करके मैं आपको लिखना है दोस्तों, दिसंबर 1903 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। ये कर दिया गया। कब दोस्तों? तो दिसंबर 1903 में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। जब अंग्रेजों ने दिसंबर 1903 में ये घोषणा की तो बंगाल में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। लोगों ने खुल करके इस बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा का विरोध किया। परंतु अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया? अंग्रेजों ने कहा कि जो बंगाल की जनसंख्या है वो 78 मिलियन के आसपास हो गई है, वो 78 मिलियन हो चुकी है, और बंगाल पर शासन करना अब दुर्लभ होता जा रहा है। बंगाल पर प्रशासन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों की मंशा बाद में सबको पता चल गई। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने आगे चलकर अपना एक वक्तव्य दिया, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल का विभाजन जो हम लोग कर रहे हैं, तो पूर्वी बंगाल जो बनेगा, इस पूर्वी बंगाल की जो राजधानी ढाका बन सकती है। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि पूर्वी बंगाल प्रांत जो बनेगा उसकी राजधानी ढाका बन सकती है, और जब ढाका राजधानी बनेगी तो पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनके अंदर एकता का भाव बढ़ जाएगा। तुरंत भारतीयों को यह समझ में आ गया कि अंग्रेज बंगाल का विभाजन करके सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं, भारत में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। भारतीयों को यह पता चल गया, तो भारतीयों ने बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्लान बनाया और लोगों ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अंग्रेजों ने फाइनली जाकर के दोस्तों जुलाई 1905 में अंग्रेजों ने
बंगाल का विभाजन कर दिया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में चाहता हूं कि आपको ये पढ़ाया जाए, इसीलिए जो आपके सिलेबस से हटकर बातें हैं उनको मैं स्किप कर दे रहा हूं। मैं आपको ऑन द टॉपिक रख रहा हूं ताकि आपका समय बचे और आप अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकें। देखिए, मैंने आपको बोला कि जुलाई 1905 में चल करके अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। मैंने आपको बोला, तो जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल में जगह जगह आंदोलन होने लगे, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, लोग पैदल यात्राएं निकालने लगे, लोग नंगे पांव यात्राएं निकालने लगे, लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया, लोगों ने एकता का एक सिंबल अंग्रेजों को दिखाया कि अभी भी बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। लेकिन ये कर तो दिया गया, तो भारतीय जो लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो लोग सभी लोग 7 अगस्त 1905 को सभी लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में, दोस्तों टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाया। और कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को मीटिंग बुलाया गया और वहीं पर प्रण लिया गया कि हम लोग इस बंगाल विभाजन का खुलकर विरोध करेंगे और हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम रहेगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो कहेंगे 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहां से शुरू हुआ है? तो कहेंगे कलकत्ता के टाउन हॉल से। और मैं बताऊं कि यहां पर कौन कौन लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन का शुरुआत किया, तो उसमें आप नाम याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने आंदोलन का यहां से शुरुआत किया। के मिश्रा थे दोस्तों, के मिश्रा थे यहां पर, इन्होंने इस आंदोलन को यहां से शुरू किया। और कौन थे? तो पृथ्वीश चंद्र राय थे दोस्तों, पृथ्वीश चंद्र राय थे। ये सभी लोगों ने बंगाल के कोलकाता से टाउन हॉल से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत कर दिया। लोगों ने आग्रह किया, सभी ने आग्रह किया कि विदेशी वस्तुओं का पूर्णतया बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी नमक का बहिष्कार करना है, सभी चीजों का बहिष्कार करना है। और अंग्रेजों को यह बताना है कि बंगाल विभाजन गलत हुआ है, बंगाल विभाजन एकदम गलत हुआ है, ये अंग्रेजों को एहसास दिलाना है। ये चलता रहा। और मैं बताऊं कि कोलकाता के टाउन हॉल में जब इस आंदोलन का शुरुआत किया गया तो कुछ ही घंटों में मात्र वहां पर दोस्तों 50,000 रुपए की धनराशि इकट्ठा कर ली गई ताकि इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से बंगाल में चलाया जाए। 50,000 रुपए उस जमाने में कुछ ही घंटों में इकट्ठा कर लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा ताकि इस आंदोलन को जबरदस्त तरीके से बंगाल में चलाया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंग्रेज तो अपने मन का कर रहे थे। उन लोगों ने इस आंदोलन को नकारते हुए 16 अक्टूबर को, कब दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का एक विधिवत विभाजन कर दिया। मतलब एक बोला जाए तो विधिवत विभाजन कर दिया गया। विधिवत विभाजन मतलब कहां कहां से बंगाल की सीमा होगी, ये विधिवत कब बता दिया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विधिवत विभाजन लागू हुआ। जब इस दिन बंगाल का विधिवत विभाजन लागू हुआ तो सभी क्रांतिकारियों ने 16 अक्टूबर को दोस्तों शोक दिवस मनाया। सभी लोगों ने शोक दिवस मनाया और पुनः गंगा में स्नान किया, पैदल यात्राएं निकाली और जगह जगह पर शोक को प्रकट किया। लेकिन इसी दिन मैं आपको बताऊं कि जब 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन विधिवत लागू होता है तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है रामेंद्र सुंदर।
रामेंद्र सुंदर द्विवेदी जी का नाम याद रखे रहिएगा। मैं एक नाम आपके सामने लिख रहा हूं जो बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं ये सब मिटा रहा हूं और मैं आपको कुछ चीजें लिखता हूं जो आप याद रखे रहेंगे, आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। क्या दोस्तों? तो मैंने बोला कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन विधिवत लागू हुआ। बंगाल का विभाजन विधिवत लागू हुआ। तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया दोस्तों शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन एक व्यक्ति थे जो भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य भी थे। साहित्य परिषद जो अंग्रेजों ने बनाया था, भारतीय साहित्य परिषद, इसी के एक सदस्य थे जिनका नाम था रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। इन्होंने लोगों से आह्वान किया और साथ साथ में एक और व्यक्ति जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों लोगों ने ये आह्वान किया कि क्यों ना 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया जाए। राखी दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाए। बंधन दिवस मनाया जाए और अंग्रेजों को ये दिखाया जाए, अंग्रेजों को ये बोला जाए कि आज भी हिंदू मुस्लिम एक हैं। इस दिवस, राखी दिवस का मनाने का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों को ये पता चले कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक हैं। तो 16 अक्टूबर को पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के उपरांत 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था दोस्तों? तो राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। ये राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए किसने आह्वान किया था? तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आह्वान किया था। और मैं बता दूं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान ही बंगाल में वंदे मातरम गीत गाया गया, आमार सोनार बांग्ला गाया गया। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है आमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो उसी दौरान गाया गया। लोगों ने खुल करके बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन का विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन चलने लगा। स्वदेशी आंदोलन बहुत तेज गति से बंगाल में अपने पैर पसार रहा था। लोग स्वदेशी आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे, सभी व्यक्ति जुड़ते जा रहे थे। तो राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए, केवल बंगाल में नहीं, पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाया जाए, ऐसा मानना था राष्ट्रवादी नेताओं का। तो राष्ट्रवादी नेता मतलब जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने का पूरे भारत में रास्ता बनाया। और कहां से इस आंदोलन, बंगाल विभाजन का विरोध कहां से किया या स्वदेशी आंदोलन कहां पर चलाया? तो इन्होंने चलाया दोस्तों पूना एवं बंबई में। पूना एवं बंबई में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। बंगाल विभाजन का विरोध बंबई से पूछेगा कौन कर रहा था, तो कहिएगा बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय ये इस आंदोलन का नेतृत्व और बंगाल विभाजन का विरोध पंजाब से कर रहे थे। ये पूछा जाता है परीक्षा में। दिल्ली से इस आंदोलन का नेतृत्व और बंगाल विभाजन का विरोध कौन कर रहा था? तो उनका नाम था दोस्तों, देखिए दिल्ली से, इधर लिखता हूं मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में। अगर पूछा जाए दिल्ली से, यहाँ दिल्ली लिख दिया मैंने, तो कहिएगा कि दिल्ली से इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा कर रहे थे। सैयद हैदर रजा कर रहे थे। और पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से कौन कर रहा था? तो मद्रास से कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई। याद रखे रहिएगा इनका नाम, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन
एवं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंबई से किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पूछा जाएगा पंजाब से किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। दिल्ली से किसने किया? तो सैयद हैदर रजा ने किया। और मद्रास से किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लई या चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। और मैं बताऊं कि पंजाब में लाला लाजपत राय के साथ में थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा हैं दोस्तों। ये भगत सिंह के चाचा थे। तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व और बंगाल विभाजन का विरोध पंजाब प्रांत में किया था। ये लोग इस विरोध को पूरे भारत में फैला रहे थे, चाह रहे थे कि ये विरोध पूरे भारत में किया जाए, ये आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाए। लेकिन उदारवादियों की जो पार्टी कांग्रेस थी, जो उदारवादियों की पार्टी दोस्तों कांग्रेस थी, इस कांग्रेस का मानना था कि बंगाल तो विभाजन केवल बंगाल में हुआ है, तो पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाना सही नहीं है, ये कांग्रेस का मानना था। लेकिन ये लोग चाहते थे कि यही समय है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का, यही समय है अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ा चोट पहुंचाने का। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि इस आंदोलन को केवल और केवल बंगाल में चलाया जाए और बाकी जगहों पर नहीं चलाया जाए। तो भाई उदारवादी नेता क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा समझिए। उग्रवादी नेता, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने तो इस आंदोलन का विरोध इधर उधर चालू कर दिया है। कांग्रेस क्या कर रही थी जब बंगाल विभाजन हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। कहां पर दोस्तों? तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन 1905 में इसका आयोजन हुआ बनारस में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले आपने पढ़ा होगा कि ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता 1905 में किया। और इन्होंने वहां पर क्या प्रस्ताव पास किया? तो इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि मैं लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन करवाया है, तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध करता हूं। नीतियों का विरोध किया गया। और साथ में इन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। इतना हुआ। तो जो ये तो उदारवादी नेता हैं, उग्रवादी नेता ये चाहते थे कि इस बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष या तो बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए या लाला लाजपत राय को बनाया जाए। और उग्रवादी चाहते थे कि बनारस का जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें जब उग्रवादी नेता अध्यक्ष बनेगा तो हम लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में चलाने का प्रस्ताव पास करवा लेंगे। लेकिन उदारवादी नेताओं ने बस इतना काम किया और इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को ये बुरा लग गया। आगे चलकर क्या होगा? तो कांग्रेस ने अपना अगला अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में किया। अगला अधिवेशन इनका कहां पर होगा दोस्तों? तो अगला अधिवेशन होगा कोलकाता में। देखिए, अगला अधिवेशन हुआ कोलकाता में। तो फिर मैं लिख रहा हूं कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, या उस समय कलकत्ता कहा जाता था, तो कलकत्ता अधिवेशन ये होगा दोस्तों 1906 में। और आपको पता है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के लिए भी उग्र राष्ट्रवादी नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए। लेकिन नहीं बन पाए वो लोग। कौन अध्यक्ष बन गया? दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया गया।
उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को और बुरा लगा। और जब उनके मन की बात कुछ नहीं हुई तो आपको पता है आगे चल करके हुआ सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये 1907 में हुआ और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल एवं नरम दल में। जब उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को लगा कि जब हमारी बात कांग्रेस नहीं सुन रही है तो कांग्रेस में रह करके क्या फायदा है, कांग्रेस से अलग हो जाया जाए। तो आगे चल करके सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो खेमों में बट गई, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इसका क्या हुआ? तो 1907 आते आते स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन धीमा पड़ता गया और अंत 1908 में जा करके ये आंदोलन पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति बचा नहीं था। जो मैं नाम ले रहा हूँ, लाला लाजपत राय हैं और बिपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष यहाँ पर थे। तो बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने 1908 आते आते राजनीति से संन्यास ले लिया था। यहाँ पर बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इनको कई मामलों में इस समय जेल भी जाना पड़ा था। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, ये आंदोलन 1908 आते आते धीरे धीरे समाप्त हो गया और लोगों का सपना टूट गया। नहीं तो उस समय अगर कांग्रेस ने साथ दिया होता तो उस समय यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में चलता और भारतीय लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देते। तो दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। मैंने ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट करके आपको पढ़ाया है। मैं बहुत ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं लेकर जाना चाहता कि आपका समय बहुत ज़्यादा लगे। आप इस टॉपिक को जितना मैंने बताया है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इतना आप एकदम याद रखे रहिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। तो मैं बताऊं कि अब आपको प्रतिदिन आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास रेगुलर मिलता रहेगा और उसके अलावा जैसे भूगोल है या संविधान है उसकी क्लास और हिंदी की क्लास आपको अब रेगुलर मिलेगी। प्रतिदिन आपको एक क्लास बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल को जोड़ने के लिए बोल दीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए और आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन किन विषयों की क्लास बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।